देखिए, जब दो देशों के बीच में कोई जंग होती है तो हमें लगता है कि इसकी वजह कोई जमीन या बॉर्डर रही होगी, लेकिन इजराइल और ईरान की दुश्मनी कुछ और ही है। ना कोई बॉर्डर और ना ही जमीन का कोई झगड़ा, फिर भी ये दोनों देश सालों से ऐसी जंग लड़ते आ रहे हैं जो मैदान में नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी, मिसाइल्स और प्रॉक्सीज ग्रुप के जरिए लड़ी जा रही है। मैप को ध्यान से देखिए, ये है इजराइल और उसके बगल में है गाजा। दोस्तों, गाजा कोई देश नहीं बल्कि छोटा सा इलाका है जिसपे हमास नामक आतंकी संगठन का कब्जा है। एक तरह से हमास ईरान का ही प्रॉक्सी ग्रुप है जो आए दिन इजराइल से लड़ता रहता है। अब उसके बाद में देखिए, इजराइल से लगभग 1500 से 1600 किलोमीटर दूर ये है ईरान। अब देखिए, ईरान और इजराइल के बीच हो रहे झगड़े के असली कारण को जानने के लिए हमें इजराइल के इतिहास के बारे में जानना होगा, क्योंकि इस लड़ाई की असली जड़ वही है। एक की पॉइंट और जान लेते हैं कि ईरान एक इस्लामिक देश है और इजराइल एक यहूदी देश है। आज से लगभग 3000 साल पहले यहूदी एक बड़ी सभ्यता थी जिसका जिक्र बाइबल में मिलता है। यरूशलेम यहूदियों का पवित्र धार्मिक और राजनीतिक केंद्र था और यहीं पर इनका पहला और दूसरा पवित्र स्थान बेत हामिकदास था। बेत हामिकदास का मतलब जैसे हिंदुओं के लिए पूजा करने का पवित्र स्थान मंदिर होता है, वैसे यहूदियों के लिए पूजा करने का पवित्र स्थान बेत हामिकदास होता है। 957 ईसा पूर्व राजा सुलेमान ने यहूदियों के लिए पहला बेत हामिकदास बनवाया, जिसे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने 586 ईसा पूर्व में तोड़ दिया। पहले मंदिर के विनाश के बाद करीब 70 साल बाद यहूदियों ने यरूशलेम लौटकर दूसरा बेत हामिकदास बनवाया, जिसकी नींव जरुब्बाबेल ने रखी। जिसके बाद ये दूसरा बेत हामिकदास लगभग 585 वर्षों तक खड़ा रहा और फिर 70 ईस्वी में टाइटस की लीडरशिप में रोमन सेना ने इसे भी नष्ट कर दिया। इस घटना के बाद यहूदियों का बिखराव शुरू हो गया, जिसे डायास्पोरा कहा जाता है। डायास्पोरा यानी जब कोई समुदाय अपने ही देश से निकलकर दुनिया भर में फैल जाए तो उसे डायास्पोरा कहते हैं। जिसके बाद यहूदियों ने यूरोप और एशिया में काफी समय गुजारा, लेकिन वो हर जगह पर प्रताड़ित होते रहे। जिसके बाद साल 1857 में थियोडोर हर्जल नाम के एक यहूदी लायर ने जायोनिज्म नाम का आंदोलन शुरू किया, जिसका सीधा सा मैसेज था कि यहूदियों को भी उनके पूर्वजों की धरती फिलिस्तीन में एक स्वतंत्र और सुरक्षित देश चाहिए। जिसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेल्फर ने बेल्फर डिक्लेरेशन नाम का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, जिसमें कहा गया कि यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक अलग देश होना चाहिए, लेकिन फिलिस्तीन में पहले से रह रहे अरब लोगों ने इस स्टेटमेंट का विरोध किया। अब देखिए, साल 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहूदियों के लिए एक अलग देश देने का वादा तो कर लिया, लेकिन ये सिर्फ एक वादा ही रह गया। जिसके बाद आता है सेकेंड वर्ल्ड वार का 1941 से 1945 का वो दौर, जिसमें हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने एक ऐसी योजना बनाई जिसे होलोकास्ट के नाम से जानते हैं। होलोकास्ट एक ऐसा नरसंहार था जिसमें 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर्स में डालकर, भूखा रखकर या और भी कई तरीकों से मार दिया गया। बेसिकली होलोकास्ट पूरे यहूदी समुदाय को मिटाने के लिए किया गया था, लेकिन इसके बाद यहूदियों के लिए ग्लोबल सिंपैथी बढ़ गई। जिसके बाद 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव दिया, जिसको यहूदियों ने एक्सेप्ट किया। जिसके बाद अगले ही साल 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन, जो कि इजराइल के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, इन्होंने तेल अबीब में खड़े होकर इजराइल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। लेकिन उसके अगले ही दिन 5 मुस्लिम देश इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल ये लड़ाई जीत तो लेता है, लेकिन उसके बाद से ही अरब देशों से उसकी दुश्मनी शुरू हो जाती है। अब वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं। देखिए, आज के इजराइल और ईरान को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि एक ऐसा समय था जब दोनों देश एक दूसरे के बेहद करीब थे। साल 1948 में जब इजराइल बना तो पूरी अरब दुनिया इजराइल के खिलाफ थी, लेकिन उस टाइम ईरान इजराइल के साथ खड़ा था। अब देखिए, जब ईरान और इजराइल दोनों एक साथ थे तो उस समय ईरान पर मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। पहलवी मॉडर्नाइजेशन में विश्वास रखता था और इजराइल से मजबूत रिश्ता बनाए रखना उसकी विदेश नीति का अहम हिस्सा था। अब देखिए, जब तक पहलवी का शासन ईरान पर था तब तक दोनों देशों के रिश्ते इतने मजबूत हो चुके थे कि ईरानी एजेंसियां इजराइल से टेक्नोलॉजी और सुरक्षा तकनीकें सीख रही थी। यहाँ तक कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की खुफिया एजेंसी सवाक के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग तक हो रही थी। लेकिन दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ तब हुए जब साल 1979 में ईरान में एक इस्लामिक कट्टरपंथी क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद ईरान के कट्टरपंथियों ने न सिर्फ पहलवी की सत्ता को उखाड़ फेंका, बल्कि देश की बागडोर को मौलवियों के हाथ में सौंप दी, जिसका लीडर था आयतुल्लाह खोमैनी।
देखिए, जैसे भारत में मेन पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, वैसे ईरान में मेन पावर सुप्रीम लीडर के पास होती है। अब जब खोमैनी ईरान का पहला सुप्रीम लीडर बनता है तो इजराइल को जायोनिस्ट एनिमी कहकर उससे सारे रिश्ते खत्म करके कहता है कि इजराइल फिलिस्तीन की धरती पर अवैध कब्जा करके वहां के मुस्लिमों को दबा रहा है, जिसके चलते इन दोनों देशों की दुश्मनी यहीं से शुरू हो जाती है। अब ईरान उन ग्रुप्स को ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर देता है जो इजराइल के खिलाफ खड़े थे, जैसे हमास, हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, शिया मिलिशियाज और हौथी रिबेल्स। अब ईरान हर उस मोर्चे पर खड़ा था जहां से इजराइल को घेरा जा सके, जिसके बाद इजराइल भी ईरान को अपना दुश्मन मानने लगता है और अलर्ट हो जाता है। अब आता है साल 1982, जब ईरान इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वार शुरू कर देता है। अब ये प्रॉक्सी वार क्या होता है, पहले इसको भी जान लेते हैं। अब देखिए, जब दो देश आमने सामने न लड़कर किसी तीसरे ग्रुप का यूज करते हैं तो उसे प्रॉक्सी वार कहते हैं। अब आसान भाषा में समझे तो जैसे हमारे यहाँ एक कहावत प्रसिद्ध है कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, ये प्रॉक्सी वार सेम वही है। अभी पीछे हमने जिन ग्रुप्स की बात की, जैसे हमास, हिजबुल्लाह या और भी, ये सब ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हैं। लेकिन खास बात यह है कि प्रॉक्सी वार केवल ईरान लड़ता है, ना कि इजराइल। अब देखिए, इजराइल की कई देशों से लड़ाइयां पहले भी हो चुकी थी, लेकिन ईरान के प्रॉक्सीज के खिलाफ पहली लड़ाई शुरू हुई 16 फरवरी 1992 को, जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप लीडर अब्बास अल मुसाबी को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया। देखिए, मुसाबी कोई आम इंसान नहीं था, ये आए दिन इजराइल की डिफेंस फोर्स पर हमला करता था, इसलिए इजराइल ने इसको मार गिराया। लेकिन हिजबुल्लाह ग्रुप अपने कमांडर मुसाबी की मौत का बदला लेने के लिए ठीक एक महीने बाद 17 मार्च 1992 को अर्जेंटीना के राजधानी ब्यूनस आयर्स में स्थित इजराइल की एम्बेसी पर अटैक कर देता है, जिसमें 29 सिविलियंस मारे गए और 242 लोग इंजर्ड हुए। इस अटैक के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कई कवर्ट ऑपरेशन चलाए, जैसे पॉइजनिंग, कार बॉम्ब्स या स्नाइपर अटैक्स। जिसके बाद 12 जुलाई 2006 से 33 दिनों तक हिजबुल्लाह और इजराइल में खुला युद्ध होता है, जिसमें इजराइल के लगभग 160 सोल्जर्स और लेबनान के लगभग 1200 सिविलियंस मारे गए। जिसके बाद 14 अगस्त 2006 को यूनाइटेड नेशन ने इजराइल और हिजबुल्लाह में यूएन रेजोल्यूशन 1701 नाम का एक सीज फायर एग्रीमेंट पास करके दोनों में समझौता करवाता है। हालांकि इसके बाद भी ईरान और इजराइल में शैडो वार होती रहती थी, लेकिन उसके बाद आता है 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन जब हमास इजराइल पर अचानक अटैक कर देता है। इस अटैक में लगभग 1195 लोग मारे जाते हैं और 251 लोगों को बंधक बना लिया जाता है। अभी इस अटैक के बाद इजराइल तो चुप बैठने वाला नहीं था, जिसके बाद 27 अक्टूबर 2023 को इजराइल गाजा पर अटैक करता है, इस दावे के साथ कि वो हमास को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। इजराइल के इस अटैक से गाजा में लगभग 56,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 1,33,000 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अब देखिए, इजराइल और ईरान में अब तक शैडो वार और प्रॉक्सी वार होते रहते थे, लेकिन अब आता है 1 अप्रैल 2024, जब इजराइल सीरिया में बने ईरानी वाणिज्य दूतावास पर अटैक कर देता है। इस अटैक में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स मारे जाते हैं, जिनमें से एक था ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जेहादी। जिसके बाद 13 अप्रैल 2024 को ईरान इजराइल के खिलाफ ट्रू प्रॉमिस नाम से एक ऑपरेशन चलाता है, जिसमें ईरान ने लगभग 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल्स और लगभग 120 बैलिस्टिक्स मिसाइल इजराइल पर छोड़ देता है। लेकिन इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम 99% मिसाइल और ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर देता है। जिसके बाद फिर इजराइल 19 अप्रैल 2024 को ईरान के इस्फहान में एक एयरबेस पर हमला कर देता है। अब देखिए, इजराइल का ईरान और उसके प्रॉक्सीज के खिलाफ छोटी मोटी झड़पें जारी थी, जैसे 31 जुलाई 2024 को हमास के नेता इस्माइल हनियाह की हत्या, 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह की हत्या। इन सब के पीछे ईरान इजराइल को दोषी बताता है। जिसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को ईरान इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस सेकेंड वर्जन के नाम से 200 बैलिस्टिक मिसाइलें फिर से लॉन्च कर देता है, लेकिन इजराइल को कुछ खास नुकसान नहीं होता। जिसके बाद 13 जून 2025 को इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और आर्मी बेस पर हमला करता है और इन दोनों देशों में फिर से जंग शुरू हो जाती है। ईरान और इजराइल की जंग कभी खत्म होगी या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।